टाइफाइड टाइफाइड या आंत्रज्वर एक संक्रामक और खतरनाक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। यह रोग विश्व के सभी क्षेत्रों में होता है और भारत जैसे विकासशील देशों में यह एक गंभीर समस्या है। यह दूषित खाना और दूषित पानी जिसमें साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु मौजूद रहते हैं उससे होता है और वयस्कों की तुलना में बच्चों को यह बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। WHO के अनुमान के मुताबिक 11 से 21 बिलियन लोग प्रति वर्ष टाइफाइड से बीमार हो जाते हैं और 1,28,000 से 1,61,000 लोगों की इससे मौत हो जाती है। साथ ही WHO के नवंबर 2010 के अध्ययन के मुताबिक भारत में टाइफाइड प्रति 1 लाख आबादी में 493.5 लोगों को प्रभावित करता है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, जहां कहीं भी दूषित जल और स्वच्छता एक समस्या है, वहां इस बीमारी का फैलाव ज्यादा है। आइए चलते हैं डॉक्टर विकास के पास, जिनसे हम टाइफाइड बीमारी की समस्या और इससे बचने के उपायों को ठीक से समझ सकेंगे। नमस्कार, हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हमारी चर्चा का विषय है टाइफाइड फीवर, जिसे सामान्य जनमानस की भाषा में मियादी बुखार भी कहते हैं। इसे मियादी बुखार इसलिए कहते हैं क्योंकि टाइफाइड का फीवर 3 से 4 हफ्ते तक रह सकता है और आज भी टाइफाइड का फीवर जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में करीब करीब 2 करोड़ लोग इससे हर वर्ष संक्रमित होते हैं और उसमें से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसमें से भी जो मौतें होती हैं उसमें बच्चों की जो मौत का आंकड़ा है वो ज़्यादा है। और अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो करीब करीब 22 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित होते हैं और वहीं लगभग 500 लोग प्रति वर्ष इस बीमारी से मर जाते हैं। ये 500 का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो टाइफाइड फीवर है ये पूरी तरह से इसका इलाज हो सकता है, पूरी तरह से इसको हम मिटा सकते हैं। तो अगर सही समय पे इलाज मिले तो इससे एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। फिर भी प्रति वर्ष लगभग 500 लोग इससे मर जाते हैं, तो ये जान माल का एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो सबसे पहले टाइफाइड फीवर के बारे में हम बात करें कि ये बीमारी होती किस वजह से है। तो साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया इस बीमारी का कारक है। तो अब हम जिक्र करें कि ये फैलता कैसे है। तो इसके फैलने का जो रूट है उसको क्लासिकली डिस्क्राइब किया है फीको ओरल रूट। कहने का मतलब है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके मल मूत्र से ये फैलता है। जैसे कि संक्रमित व्यक्ति ने मान लीजिए खुले में शौच कर दिया, उस शौच पे मल पे कोई मक्खी बैठ गई, फिर वही मक्खी खाने के पदार्थ पे बैठ गई और उस खाने को किसी व्यक्ति ने उसको खाया तो उसको वो बीमारी हो सकती है। इसी तरह से संक्रमित व्यक्ति ने ऐसी जगह पे मूत्र त्याग कर दिया कि जो वो किसी पानी में मिल गया और वो पानी फिर इवेंचुअली किसी ने उस पानी को पी लिया या फिर उसमें पानी के साथ उसका संपर्क हुआ, जिससे बीमारी फैल सकती है। इसी तरह से जो इन्फेक्टेड सरफेस है या इन्फेक्टेड मिट्टी है जहाँ पे मलमूत्र किया है और वहाँ पे टाइफाइड का बैक्टीरिया वहाँ पे है, उस मिट्टी को किसी ने छू दिया और फिर बिना हाथ धोए खाना खा लिया, तो वो जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो शरीर के अंदर आ गया और ये फैल गया। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से हमारे व्यक्तिगत और जो जन स्वास्थ्य है उसकी स्वच्छता पे निर्भर करता है। अगर पर्सनल और पब्लिक हाइजीन इसको मेंटेन किया जाए तो इस बीमारी को हम लगभग मिटा सकते हैं और पश्चिमी देशों ने ऐसा किया है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे टाइफाइड की जो ये समस्या है ये ना के बराबर है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो इसका प्रचार प्रसार है वो दूषित पानी या दूषित खाने से होता है। तो अगर हम इन दोनों से बच सकें तो हम इस बीमारी से ही बच सकते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद इस बीमारी को नियंत्रित करना जब इतना आसान है, पर फिर भी ये बीमारी हमारे लिए एक समस्या और चुनौती बन के खड़ी रहती है। तो जब ये बीमारी होती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले जो फीचर्स आते हैं उसको हम लोग प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी या फिर उसको थकान महसूस होगी और उसको खांसी हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है।
उसके बाद उसको फीवर आना शुरू होता है, यानी कि बुखार। तो जो ये टाइफाइड का बुखार होता है वो हाई ग्रेड का बुखार होता है और इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक प्रणाली है जिसको हम लोग स्टेप लैडर फीवर कहते हैं। स्टेप लैडर फीवर का मतलब है कि बुखार आया, थोड़ा सा बढ़ा, फिर कुछ दिन तक उसी लेवल पे रहेगा, फिर थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर कुछ दिन उसी लेवल पे रहेगा, फिर कुछ और बढ़ जाएगा। ऐसे करके सीढ़ी नुमा अगर हम व्यक्ति के तापमान को रोज चेक करेंगे और उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक सीढ़ी नुमा हमको उस पे आकृति मिलेगी। इसीलिए इसको स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो बुखार एंटेरिक या टाइफाइड फीवर में होता है वो क्रमशः बढ़ता जाता है और 7 से 10 दिन में ये बुखार सबसे ज्यादा रहता है। तो और इस बुखार के साथ साथ इसमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत भी रहती है। तो ये जब अगर बीमारी जो संक्रमित व्यक्ति है उसका कोई इलाज नहीं हुआ तो 7 से 10 दिन में उस व्यक्ति की जो शारीरिक अवस्था है वो बहुत गंभीर हो जाती है। वो उठ के बैठ नहीं सकता, बहुत कमजोर हो जाता है, खाना नहीं खा सकता। उसको देखते ही ये महसूस होता है कि ये व्यक्ति किसी गंभीर रोग से ग्रसित है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर में ब्रैडीकार्डिया यानी कि हार्ट जो हृदय गति है वो कम जनरली देखने को मिलती है, पल्स रेट हमारा कम होगा। फिर उसके अलावा पेट में हमको एक फुलनेस यानी कि हम कहते हैं कि पेट फूल रहा है ऐसा महसूस होगा। इसके अलावा हमारी तिल्ली जो है, जो स्प्लीन जिसको कहते हैं, उसका आकार बढ़ सकता है, उसका साइज बढ़ता है जो कि बाईं तरफ होता है। फिर इसमें कई तरह के दाने भी निकलने लगते हैं। तो इसमें टाइफाइड में जो दाना होता है उसको हम लोग रोज स्पॉट्स बोलते हैं, जिसमें गुलाबी कलर का एक दाना जो है वो शरीर में निकलता है, बेसिकली चेस्ट एरिया में या एब्डोमेन की तरफ निकलता है और अगर इसको दबाया जाए तो वो लुप्त हो जाता है। इस तरह का दाना होता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो टाइफाइड फीवर में आते हैं और अगर टाइफाइड फीवर का सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी और गंभीर रूप धारण कर लेती है और जब गंभीर रूप धारण करती है तो उसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो क्या क्या इसमें इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले है इंटेस्टिनल परफोरेशन, यानी कि जो हमारे आंतें हैं उनकी आंतों में छेद हो सकता है और उसकी वजह से हमारे पेट में बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो आंतों से हमारे खून बह सकता है जिसको इंटेस्टिनल हेमरेज बोलते हैं। तो जब आंतों से खून बहने लगेगा तो शरीर में खून की तो कमी होगी ही, व्यक्ति को बिल्कुल ताकत की कमी हो जाएगी। इसके अलावा उसको ब्लैक स्टूल होगा। जब भी ब्लैक स्टूल होता है, काला मल का त्याग होता है, तो इसका मतलब है कि उस मल में खून मिला हुआ है, जिसके लिए व्यक्ति को बहुत सावधान हो जाना चाहिए और उसकी आगे जांच करानी चाहिए। तो ये इंटेस्टिनल हेमरेज हो सकता है। इसी तरह से लंग में इन्फेक्शन होकर निमोनिया हो सकता है या फिर जो हमारी पित्त की थैली है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और गंभीर स्थितियों में ये जो बीमारी है वो दिमाग में भी चली जाती है और उसकी वजह से फिर मौत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर ध्यान नहीं दिया जाए, सही समय पे इलाज नहीं शुरू किया जाए तो बीमारी बहुत गंभीर रूप धारण कर लेती है। इस बात को समझने की ज़रूरत है और यहाँ मैं इस बात को फिर से रेखांकित करना चाहता हूँ कि सही समय पर अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो इस बीमारी को पूरी तरह से 7 से 10 दिन में ठीक किया जा सकता है। और जो मौतें होती हैं, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं वो बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं। इसीलिए बच्चों में अगर फीवर है, कब्ज़ की शिकायत है और पल्स रेट कम है तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, ये जांच करानी चाहिए कि क्या उसको टाइफाइड फीवर तो नहीं है, क्योंकि जो टाइफाइड फीवर की विभीषिका है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो अब प्रश्न आता है कि इस बीमारी का पता कैसे लगता है। तो जो सबसे प्रामाणिक टेस्ट है वो है कल्चर टेस्ट, जिसमें ब्लड हो, स्टूल हो या यूरिन हो, इसका हम लोग लैब में ले जाके कल्चर करते हैं और उस कल्चर में साल्मोनेला टाइफी को ग्रो किया जा सकता है। अगर साल्मोनेला टाइफी ग्रो हो रहा है तो वो बीमारी जो है एक तरह से शर्तिया तौर पे हमको पता लग गया कि ये टाइफाइड है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं जिसमें एक बहुत ही सामान्य तौर पे एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग विडाल टेस्ट बोलते हैं। बट विडाल टेस्ट में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार अगर किसी को पुराना इन्फेक्शन हुआ है या फिर लेटेंट इन्फेक्शन है, यानी कि इन्फेक्शन हुआ है लेकिन वो बीमारी का रूप धारण नहीं किया है, तो भी ये पॉजिटिव हो सकता है। या फिर 30% केस में ये पॉजिटिव केस में भी नेगेटिव आता है। तो
कई बार ऐसा होता है कि जिसको बीमारी नहीं है उसमें भी ये पॉजिटिव आ जाता है। तो जो ये विडाल टेस्ट है उस पर हमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पॉजिटिव भी आ जाए, उसको जो भी रिपोर्ट आता है उससे डॉक्टर से डिस्कस करना है और सही परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आजकल कुछ नए टेस्ट भी आ गए हैं जो कि बहुत जल्दी से टाइफॉइड का पता लगाते हैं, जिसको हम लोग टाइफीडॉट टेस्ट या टाइफीडॉट एम टेस्ट कहते हैं। तो इसमें बहुत ही क्विकली हो जाता है और इसमें काफ़ी अच्छी प्रामाणिकता के साथ टाइफॉइड है या नहीं इसका पता लग जाता है। तो टाइफॉइड का पता लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब रह गई बात इसके इलाज की, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यानी कि जो बैक्टीरिया को किल करने वाले मेडिसिन हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। एक बहुत अच्छा बास्केट है हमारे पास, तो उसमें से चूज करके हम दे सकते हैं। जनरली फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप के जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उसको इसमें ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सेफिक्सिम है। तो डॉक्टर से मिलने के बाद वो आपका पूरा आकलन करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक इसमें शुरू करना है। तो बहुत ही आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है, बस थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है। अब प्रश्न आता है कि इससे बचाव कैसे हो। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, बचाव में जो सबसे बड़ा स्तंभ है वो ये है कि हम कोई भी फीवर का केस है उसको सीरियसली लें, डॉक्टर से मिलें, सही तरीके से उसका इवैल्यूएशन हो और हम बिल्कुल शुरुआती अवस्था में ही इस बीमारी का पता लगा लें ताकि जो बीमारी का इलाज है वो शुरू हो जाए सही समय पे। तो ये तो हो गई अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की। इसके बाद जो टाइफॉइड का मरीज है उसको सैद्धांतिक तौर पे जरूर आइसोलेट करके रखना चाहिए, इसलिए कि जो टाइफॉइड का मरीज है वो उसके मल और मूत्र में टाइफॉइड का बैक्टीरिया रोज निकल रहा है। तो उसका जिस शौचालय का वो इस्तेमाल करता है उसको रेगुलर तौर पे उसको अच्छे से केमिकल के साथ उसका सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो मूत्र त्याग कर रहा है वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, उसको सैनिटाइज करते रहना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी को टाइफॉइड है तो उसको उस व्यक्ति को या तो खाना नहीं बनाएं या फिर बना रहे हैं तो अपने हाथ और जो पर्सनल हाइजीन है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, नहीं तो वो आदमी फिर खाने में टाइफॉइड को ट्रांसफ़र करेगा और फिर बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए जो टाइफॉइड का जो मरीज़ है उसको आइसोलेट करके रखना और उसका पर्सनल हाइजीन अच्छे से रखना, और जो लोग उसके साथ रह रहे हैं उनको भी जो बेसिक सावधानी है, जैसे खाने से पहले हाथ धो लेना और जो शौचालय है उसकी अच्छी से सफाई करके रखना, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं लेकिन जिनको करने से बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो एक तो ये अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात हो गई। इसके अलावा सैनिटेशन या जो स्वच्छता की बात है, इसको जितना भी इसको एम्फेसिस किया जाए वो कम है, क्योंकि अगर हम अपनी स्वच्छता और अपने आसपास की स्वच्छता, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन रखेंगे तो न केवल टाइफॉइड, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमें ये कहना चाहिए कि रेगुलर हैंड वॉशिंग, रेगुलर सैनिटाइजेशन और सही और साफ पानी का इस्तेमाल, अच्छे और साफ खाने का सेवन, तो ये जो चीज़ें हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसको हमको अपने दिनचर्या का रूटीन बना लेना है, क्योंकि अगर हम इतना करेंगे तो न केवल टाइफॉइड, हम और भी बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और एक बार जब इन्फेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति न केवल शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो जाता है, उसके फाइनेंशियल उस पर भी असर पड़ता है, फैमिली वाले भी परेशान होते हैं। तो इसलिए जो ये स्वास्थ्य के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उसको हमको अपने रोज की जीवन शैली में अंगीकार करना है। वो हमारा एक रूटीन बन जाना चाहिए कि साफ पानी ही पीना है, ऐसा खाना ही खाना है जो साफ सुथरा है, बिल्कुल बाहर नहीं है, जिसपे मक्खी नहीं है, और खाने से पहले हाथ धोना है और पूरा हाइजीन मेंटेन करके रखना है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि टाइफॉइड के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीनेशन है। तो बाजार में 2-3 तरह के वैक्सीन्स आती हैं इसके लिए। तो जहाँ पे टाइफॉइड ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग डॉक्टर की सलाह से टाइफॉइड का वैक्सीन ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। इसमें बस ये है कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये बहुत वेल टॉलरेटेड है, काफ़ी दिनों से ये इनका उपयोग हो रहा है। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ मेजर नहीं हैं, और लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह से डिस्कस करके कि कौन सा वैक्सीन किस व्यक्ति को ज़्यादा सूट करता है वो डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए।
और टाइफाइड के वैक्सीन में एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो ये प्रोटेक्शन है, जो इम्यूनिटी टाइफाइड वैक्सीन से मिलती है, वो उसका बूस्टर डोज लेते रहना पड़ता है। तो किसी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैक्सीन कि कौन सा वैक्सीन हम ले रहे हैं, किसी में 2 साल के बाद, किसी में 3 साल के बाद हमको बूस्टर डोज फिर लेते रहना है। तो अगर हम वैक्सीनेशन को अपनाएंगे तो ये भी एक बहुत ही कारगर कदम है और वैक्सीन इसमें काफ़ी प्रभावी है और काफ़ी उपयोगी है। तो ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जिसका हम पालन करें, थोड़ी जागरूकता रखें, थोड़ा अवेयरनेस रखें और न केवल खुद बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसका अवेयरनेस, इसकी जागरूकता बढ़ाएं। तो जो ये टाइफाइड की जो जन स्वास्थ्य की समस्या है उसको हम लोग पश्चिमी देशों की तरह अपने भारतवर्ष में भी बिल्कुल इसका फुटप्रिंट हम मिटा सकते हैं। धन्यवाद।